जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सबसे पहले बताएंगे मोहम्मद यूनुस ने उठाया शेख हसीना का मुद्दा। तो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर पीएम मोदी ने लगा दी उसकी क्लास। जी हां दोस्तों, बैंकॉक में मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच 40 मिनट तक हुई द्विपक्षीय बातचीत। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार यूनुस पर किया वार, दे दिया उनके करतूत का मुंह तोड़ जवाब। बांग्लादेश में चुनाव से लेकर हिंदुओं पर अत्याचार से लेकर हर मुद्दे पर घेरा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सबसे पहले आपको यह खबर बताएंगे। इसी बीच बताएंगे बिम्स्टेक में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया कि हाथ मलते रह जाएंगे चीन और बांग्लादेश। तो वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर एलओसी पार किया तो भारतीय सेना ने भेजा जहन्नुम में पाकिस्तानी सैनिकों को। कारगिल की तरह छिपा रही मुनीर आर्मी। बताएंगे आखिर कब पाकिस्तान अपने सैनिकों को देगा सम्मान। भारतीय सेना ने घुसपैठ कर रहे 5 पाकिस्तानी सैनिकों को सुलाया मौत की नींद, तब भी आंकड़ा छुपाने में लगा मुनीर आर्मी। तो वहीं दोस्तों, भारत की तोपों का दीवाना हुआ यूरोप। भारतीय सेना में शामिल होने से पहले ही खरीदी तबाही मचाने वाली तोप। बनेगा ये दुश्मनों का काल। तो वहीं भारत पर एक दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक क्यों कम कर दिया टैरिफ, ये देखकर दुनिया के बाकी देश रह गए हैरान कि आखिर ट्रंप ने ऐसा फैसला क्यों लिया। तो वहीं दोस्तों, दोनों सदनों में वक्फ बिल पास होने के बाद इसकी चिंगारी मुसलमानों में भड़कती दिखाई दी है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में मुसलमानों का भारी प्रदर्शन। कलकत्ता से लेकर हैदराबाद तक की हिंसा फैलाने की कोशिश। एक से एक बड़ी जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत, भारतीय सेना भारत की संप्रभुता अखंडता की पुरजोर समर्थन करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां थाईलैंड में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शेख हसीना को सौंपने की मांग की है। इधर प्रधानमंत्री ने यूनुस को हिंदू और सीमा पर घुसपैठ को लेकर क्लास लगा दी। मोदी जी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ तुरंत अत्याचार रोका जाए। मोदी और यूनुस की ये मुलाकात दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई। दोनों नेता यहां पर बिम्स्टेक की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बैठक के बाद दोनों ने बैंकॉक में शांग्री ला होटल में बातचीत की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने मोहम्मद यूनुस से साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो सही नहीं है, उसे आप तुरंत रोकिए। पीएम मोदी ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर गंभीर चिंता व्यक्त की। मोदी जी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आप इसका समाधान करेंगे। पीएम मोदी ने इस बैठक में जल्द ही चुनाव करवाने को लेकर अपनी सोच जाहिर की। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भारत में रहकर शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति को अस्थिर कर रही है, जिससे वहां के लोकतंत्र को खतरा हो गया है। दरअसल पिछले कुछ दिन से बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी एक्टिव हो गई है। कहा यह जा रहा है कि चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। ऐसा होता है तो नई अंतरिम सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार बनाए गए। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत आ गई। बांग्लादेश का कहना है कि शेख हसीना को वापस नहीं दे रही है। उन पर नरसंहार के आरोप हैं। बांग्लादेश में हसीना को इस आरोप में फांसी की सजा मिल सकती है। तो इधर चीफ एडवाइजर बनने के बाद मोहम्मद यूनुस पहली बार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मिले हैं। दोनों के बीच शेख हसीना के अलावा तीस्ता जल संधि पर भी बात हुई। दोस्तों, दोनों नेता के साथ साथ जयशंकर जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं के बीच ये करीब 40 मिनट तक बातचीत चली। प्रधानमंत्री मोदी जी की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति समर्थन जताया है। उन्होंने प्रोफेसर यूनुस के भारत के साथ पॉजिटिव संबंधों, बोले तो सकारात्मक रिलेशंस की इच्छा को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने अपील किया कि माहौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचा जाए। सीमा पर सख्ती से अवैध घुसपैठ को रोका जा सकता है और सीमा सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है। यानी कि हर तरीके से दोस्तों हिंदुओं की सुरक्षा से लेकर सीमा में घुसपैठ करवाने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को घेरा और उसको आईना दिखा दिया कि भैया तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो और तुम जिस नीतियों पर काम करने की कोशिश कर रहे हो वो राह बिल्कुल भी सही नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए अपनी करनी सुधारो। यानी कि अपनी बातों से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को बता दिया कि भैया तुम अभी कच्चे हो इस फील्ड में, इसीलिए ऐसे फैसले ले रहे हो। अगर चुनकर आए होते तो आज पता होती कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं। बहरहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुले तौर पर बांग्लादेश को खरी खोटी सुनाने का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो मोदी जी डिड वेल जरूर लिखिएगा कमेंट में और लॉन्ग लिव मोदी जी कह दीजिएगा। साथ ही साथ सामने लाइक का बटन है
है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं इसी से जुड़ी, जहां पर दोनों नेताओं के मुलाकात के बाद जब विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया कि क्या अब शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा मोहम्मद यूनुस के पीएम मोदी से रिक्वेस्ट करने के बाद, तो विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कह दिया है कि वो पहले ही इस बारे में अवगत कर चुके हैं कि एक निवेदन आया है, इस मुद्दे पर और कुछ कहना उचित नहीं होगा, जो होगा वो सामने आ ही जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत का विदेश मंत्रालय इस मुद्दे पर कुछ भी क्लियर करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर हमारा सवाल आपसे हम दोस्तों पूछे कि क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश अब भेज देना चाहिए भारत को, तो आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां दोस्तों भारत की 7 बहनें जो हैं वो बन जाएंगी एशिया के लिए तरक्की का रास्ता। बीमस्टेक में सबसे बड़ा प्लान तैयार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी भारत ने। हाथ मलते रह जाएंगे ये देखकर चीन और बांग्लादेश। कैसे आपको बता दें, बीजिंग में नॉर्थ ईस्ट का जिक्र करके मोहम्मद यूनुस ने चीन को आगे करके भारत को घेरने की जो कोशिश की थी, अब प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसा प्लान पेश करने वाले हैं जिससे न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दुनिया के कई देशों के लिए विकास का दरवाजा खुलेगा, बल्कि बांग्लादेश ने जो बेशर्म हरकत की थी उसे भी करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्लान से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी क्रांति होने वाली है। एक वक्त था जब पूर्वोत्तर भारत खराब सड़कें और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अपने नसीब पर आंसू बहाता था, लेकिन आज की तारीख में पूर्वोत्तर भारत में बेहतरीन सड़कों और पुलों का जाल बिछा दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया गया है और पूर्वोत्तर के सभी राज्य अब भारत के रेलवे मानचित्र पर हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि भारत अगला कदम उठाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीमस्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान पूर्वोत्तर भारत को कई देशों के लिए विकास का दरवाजा बनाने जा रहे हैं। बीमस्टेक इस लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है दोस्तों। ओपिनियन आर्टिकल में लिखा गया है कि बीमस्टेक के एजेंडे में सबसे ऊपर समुद्री परिवहन समझौता है जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच अंतर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा। एमटीए न सिर्फ भारत और आसियान के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयार है, बल्कि ये नई दिल्ली को महत्वपूर्ण प्रशांत महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने में भी मदद करेगा। जी हाँ, आपको बता दें बीमस्टेक जो सम्मेलन था दोस्तों वो एक तरीके से सिर्फ नाम बनकर रह गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर वहां पर एक बार फिर से बीमस्टेक को जिंदा कर दिया, क्योंकि पीएम मोदी का वहां पर जाने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया का उस पर नजर पड़ गया। अमेरिका तक देश ने बीमस्टेक सम्मेलन में अपनी नजर बनाए रखी। इससे बड़ी बात हो क्या सकती है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, आखिर पाकिस्तान कब करेगा अपने सैनिकों का सम्मान। एलओसी पार किया तो भारतीय सेना ने भेजा जहन्नुम। कारगिल की तरह छिपा रही मुनीर आर्मी दोस्तों पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। मंगलवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी को पार करके भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस नाकाम कोशिश में पाकिस्तानी सेना को अपने जवानों से भी हाथ धोना पड़ा है, लेकिन पाकिस्तानी जवानों की बदकिस्मती तो देखिए, जिन सैन्य हुक्मरानों के कहने पर उन्होंने अपनी जानें गंवा दी, वही उनकी मौत को छिपा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही जवानों की मौत पर चुप्पी साध ली है और इसे छिपाने में जुट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अप्रैल को एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना की गोलीबारी में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इन जवानों का पाकिस्तानी सेना ने अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में अपने जवानों की मौत पर पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। पाकिस्तानी सेना ने भी अपनी जवानों की मौत पर 2 शब्द तक नहीं कहे हैं। यह दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना अपने जवानों का सम्मान तक नहीं करना जानती। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की मौत छिपाई होगी। 1999 के कारगिल युद्ध में तो पाकिस्तानी सेना ने अपने जवानों की लाश तक लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने सैन्य धर्म का निर्वाह करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की जमीन में ही दफन किया था। मंगलवार 1 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में घुसपैठ की और दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। ये उल्लंघन मंगलवार दोपहर 1:10 पर हुआ, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। मामले से परिचित भारतीय सेना के एक अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 को नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ के कारण कृष्णा घाटी सेक्टर में एक माइन ब्लास्ट हुआ। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के गोलीबारी और संघर्ष विराम उल्लंघन किया। हमारे सैनिकों ने नियंत्रित और संतुलित तरीके से प्रभावी ढंग से जवाब दिया। स्थिति नियंत्रण में है और इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, जो पाकिस्तान आज आतंकिस्तान बन चुका है, जहां पर सिर्फ आतंकवादी भारी संख्या में रहते हैं, ऐसे में पाकिस्तानी सेना के मौत पर उनके आंकड़ों को छुपाया जाता है, उनके मौत पर श्रद्धांजलि तक नहीं दी जाती। ये कहीं ना कहीं आतंकवादी वाले लक्षण दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी सेना में। जिस प्रकार से आतंकवादी फिदाइन हमले में मारे जाते हैं, अपने आप को उड़ा लेते हैं और उसकी मौत होने के बाद उसके नाम तक को मिटा दिया जाता है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान की सेना वर्क करती नजर आ रही है। जो सेना देश के लिए लड़ने की कोशिश करती है या देश के लिए, चाहे वो घुसपैठ ही कर रही है, कर तो देश के लिए ही रही थी, लेकिन अगर उसकी मौत हुई है उसके बावजूद भी उनकी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है पाकिस्तान। इस शर्मनाक हरकत पर दोस्तों
आपकी क्या राय है? आज भी वक्त है, अगर ये मैसेज पाकिस्तान तक जा रहा हो तो जो पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हो रहे हो वो थोड़ा जरूर सोचें। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग भारी मात्रा में लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि ये खबर पाकिस्तान तक पहुंचे और पाकिस्तान की जनता भी इस पर मंथन कर सके कि कैसे पाकिस्तानी सेना में पाकिस्तानियों का गलत इस्तेमाल होता है और उनको वैल्यूज नहीं दी जाती, उनका शोषण किया जाता है, सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है यूज एंड थ्रो की तरह। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत की तोपों का दीवाना हुआ यूरोप। भारतीय सेना में शामिल होने से पहले ही खरीदी तबाही मचाने वाली तोप दुश्मनों का काल बता दे। भारतीय हथियारों की ताकत का लोहा अब यूरोपीय देश भी मानने लगे हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय कंपनियों को तोप से लेकर बंदूकों और कई विनाशक हथियारों के ऑर्डर तेजी से मिलने लगे हैं। भारत की स्वदेशी हथियार कंपनी भारत फोर्ज ने कहा है कि यूरोप समेत कई देशों ने 18 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन यानी अटैक्स सहित 100 तोपों की खरीदारी की है। कंपनी के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने बिक्री की पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत फोर्ज का इरादा दुनिया में सबसे बड़ी तोप निर्माता बनने का है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने भी भारतीय हथियारों में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी। बाबा कल्याणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने भारतीय सेना को आपूर्ति करने से पहले ही यूरोप को तोपों का निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने एक यूरोपीय देश को 100 तोपों की आपूर्ति की थी, जिनमें 18 AT-AG भी शामिल थे। बाबा कल्याणी ने कहा है कि दुनिया भर के कई देश लगातार भारत के स्वदेशी तोपों में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अब न सिर्फ खुद तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो चुका है, बल्कि अब भारत ने भारत में बने तोपों का यूरोपीय देशों को बचने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने इसे एक शानदार एहसास बताया और कहा कि कंपनी दुनिया भर में अपार अवसर देख रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें भारत पर एक दिन बाद ही ट्रंप ने क्यों कम कर दिया टैरिफ। आखिर इनके फैसले के पीछे क्या है वजह? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस के दस्तावेज में भारत पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को 27% से घटाकर 26% कर दिया गया है। शुल्क 9 अप्रैल से लागू होंगे। अप्रैल के राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को अलग अलग देशों के खिलाफ टैरिफ की घोषणा करते हुए एक चार्ट दिखाया था, जिसमें भारत, चाइना, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर लगाई जाने वाली नई टैरिफ रेट का जिक्र किया था। चार्ट के मुताबिक भारत मुद्रा हेरफेर और व्यापार बाधाओं सहित 52% शुल्क लेता है और अमेरिका भारत से 26% का रियायती जवाबी शुल्क वसूलेगा। हालांकि व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भारत पर 27% शुल्क लगाए जाने का जिक्र था, लेकिन नवीनतम दस्तावेज में इसे घटाकर 26% कर दिया गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि शुल्क के 1% कम होने का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिका वित्त वर्ष 2021-22 से 23-24 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18%, आयात में 6.22% और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73% रही। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर यासीन मलिक कोर्ट में क्यों दे रहा है ऐसी दलीलें। कह रहा है, जज साहब मैं नेता हूं, आतंकवादी नहीं, मुझसे 7 प्रधानमंत्री ने बात की है। जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के प्रमुख यासीन मलिक ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो एक राजनीतिक पार्टी का नेता है, आतंकवादी नहीं है। और उसने दावा किया है कि अतीत में 7 प्रधानमंत्रियों ने उससे संवाद किया है, बातचीत की है। न्यायमूर्ति अभय S ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ के समकक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए मलिक ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील का जिक्र किया कि आतंकवादी हाफिज सईद के साथ उसकी तस्वीरें हैं और इसे सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों ने कवर किया था। मलिक ने कहा, इस बयान ने मेरे खिलाफ लोगों की एक विशेष राय बना दी है। केंद्र सरकार ने मेरे संगठन को UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया है। ये गौर करने वाली बात है कि 1994 में यासीन द्वारा एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा के बाद मुझे न केवल 32 मामलों में जमानत दी गई बल्कि किसी भी मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। उसने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों में PV नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और यहाँ तक कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 वर्ष के पहले कार्यकाल के दौरान भी सभी ने संघर्ष विराम के पत्र का पालन किया। अब मौजूदा सरकार ने अचानक अपने दूसरे कार्यकाल में मेरे खिलाफ 35 साल पुराने आतंकवादी मामलों की सुनवाई शुरू कर दी है। ये संघर्ष विराम समझौते के खिलाफ है। उसने कहा, CBI की आपत्ति ये है कि मैं सुरक्षा के लिए खतरा हूँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ और केवल एक राजनीतिक पार्टी का नेता हूँ। मुझसे 7 प्रधानमंत्रियों ने बातें की हैं। ऐसे में यासीन मलिक की इस दलील पर आपकी क्या राय है? क्या इसको फांसी की सजा होनी चाहिए दोस्तों या नहीं, बताना मत भूलिएगा। आप लोग भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ बता दें, भारत और श्रीलंका के लिए कितना अहम है PM मोदी जी का ये श्रीलंका दौरा। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 अप्रैल यानी आज श्रीलंका की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं और ये यात्रा 6 अप्रैल तक को समाप्त होगी। इस दौरे के दौरान उनकी दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंध बोले तो बायलैटरल रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए श्रीलंका के
राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ध्यान रहे कि पिछले वर्ष दिसंबर में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके भारत आए थे, जहां दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। मोदी का श्रीलंका दौरा भारत और श्रीलंका के रिश्तों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये दौरा न केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक मौका है, बल्कि इसके माध्यम से कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत और श्रीलंका में सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक संबंध है। ये देश समुद्र के मार्ग पर स्थित है, जो भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भी भारत से बहुत जुड़ी हुई है। ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी कहना मत भूलेगा आप लोग। साथ ही साथ बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में मुसलमानों का बड़ा प्रदर्शन। कलकत्ता से लेकर हैदराबाद तक उतरे सड़कों पर। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने इसे गरीब मुसलमानों के हित में बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे संविधान पर हमला करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। इसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक रार छिड़ गई है। बिल पास होने के बाद देश के कोलकाता, अहमदाबाद सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता के पार्क सर्कस में ज्वाइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन के तहत से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर काफी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ में वी रिजेक्ट बिल का बैनर भी नजर आ रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद में भी बिल के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन संशोधन को नहीं मानेंगे। हालांकि इन लोगों को जानकारी नहीं है कि इनकी कोई भी जमीन छीनी नहीं जाएगी। तो वहीं पटना के मुसलमानों ने वक्फ बिल पास होने के बाद कहा है कि वे बिल को वापस करने के लिए तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वे उस बिल के खिलाफ जान देने को तैयार रहें। दूसरे मुसलमानों ने कहा है कि वे प्रदर्शन भी करेंगे और सेकुलर दल मांझी चिराग और नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे। तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और विधेयक को खारिज कर दिया है, जिसमें 41 प्रस्तावित संशोधनों को मुसलमानों के लिए हानिकारक और वक्फ संपत्तियों को हड़पने के उद्देश्य से बताया गया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने सर्वसम्मति से केंद्र के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को खारिज कर दिया, जिससे वो देश का पहला ऐसा बोर्ड बन गया जिसने वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का औपचारिक रूप से विरोध किया। यानी कि दोस्तों, आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की मोदी सरकार ने क्लियर कह दिया है कि यह गरीब मुसलमानों के हित में है। जबकि दोस्तों, विपक्षी दल इस पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसा रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल के बाद तुम पर अत्याचार किया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों, मुसलमान भड़कते हुए सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। कुछ जगह उतर भी चुके हैं, कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक। ऐसे में दोस्तों, हमारा सवाल आपसे यही है, आप इस बिल को पास होने पर क्या समझते हैं? क्या यह गरीब मुसलमानों के हित में बिल है या फिर जैसा विपक्ष कह रही है कि यह संविधान पर हमला है? दोस्तों, इसका फैसला आप जनता करेंगे। दोस्तों, जवाब देना मत भूलेगा। आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे, तो भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ क्या आप इस बिल का समर्थन करते हैं, जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।